ठीक है, रिसीट्स के बाद एक्सपेंडिचर की बात होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो आपने किया तो सही, गवर्नमेंट ने वो खर्च तो किया, लेकिन ना तो एसेट्स इंक्रीज हुए, ना लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई। न एसेट बढ़ते हैं, न लाइबिलिटी घटती है, बस यूं ही पैसा खर्च हो जाता है गवर्नमेंट का। ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जानिए कौन कौन से खर्चे हैं। सबसे पहला, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू गवर्नमेंट स्टाफ। आपको बुरा लगेगा ये सुनकर कि गवर्नमेंट स्टाफ को जो सैलरी पे की जाती है वो गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यकीनन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट के कंपनीज में, गवर्नमेंट स्टाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत की जो कॉम्पनसेशन दी जाती है, यानी सैलरी जो दी जाती है, वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो ना तो एसेट को बढ़ाता है, ना लाइबिलिटीज को कम करता है। सर, लाइबिलिटीज को क्यों नहीं कम करता? भाई अगर उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को सर्व किया है तो उसके बदले में उनको पैसा मिला। भाई अगर मैं आपको सर्व कर रहा हूं तो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी हो गई। सर्विस लाइबिलिटी समझते हैं? मैंने आपको सर्व किया एंड आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई कि जी आपको कॉम्पनसेट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन यहां पर जो लाइबिलिटी हम समझ रहे हैं, ये लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपको पैसा दिया गया था, ये पैसा आपने लौटाना है। हम सिर्फ इस लाइबिलिटी को पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि पैसों की बात हो रही है, मॉनेटरी सेंस में बात कर रहे हैं। मैंने आपको सर्विस दी, आपने मुझे सर्विस दी, इसका कोई लेखा जोखा नहीं हो रहा। हम यहाँ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि मैंने आपको सर्व किया, ठीक है, बदले में कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं जी, पैसा तो नहीं दिया था ना आपने हमें, तो हमारी कोई लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। आपको देना पड़ रहा है बिकॉज ये क्या है, आपका सर्विस का कॉम्पनसेशन है। ना तो हमारा एसेट बढ़ाता है ये, ना लाइबिलिटीज को कम करता है। ये एक तरह से यूं कहें कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, दूसरी बात करेंगे यहाँ पर, सब्सिडीज टू स्टेट गवर्नमेंट, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स को सब्सिडी देती है। सब्सिडी देते हुए गवर्नमेंट क्या कहती है, अच्छा मार्केट प्राइस इतना है, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं तो यू हैव टू पे ओनली इतना। मार्केट प्राइस इतना है, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, नाउ यू हैव टू पे सिर्फ इतना। तो जो डिफरेंस दिख रहा है ये गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक है, ये सब्सिडी देते हुए क्या गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है या कोई लाइबिलिटी कम हो रही है? जी नहीं, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, सिर्फ एक चीज हो रही है, समाज का वेलफेयर बढ़ रहा है। बस गवर्नमेंट ने कहा कि समाज का वेलफेयर हो रहा है, फॉर दैट वी आर इनकरिंग दीज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सब्सिडी भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जी। तीसरी बात करेंगे, ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप। आप सोचिए, ये जो ओल्ड एज पेंशन है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में काम कर रहे थे, अब रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद उनको जो पेंशन मिलती है, ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जो स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, ये भी एक तरह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, विच नाइदर इंक्रीजेस एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी। ना तो एसेट बढ़ रहा है, ना लाइबिलिटी घट रही। ठीक है जी। तीसरी, इसमें अगली बात करेंगे तो ग्रांट्स इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट गवर्नमेंट बोले, यूनियन टेरिटरी बोले, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर गवर्नमेंट ने किसी को भी दान दिया है, दान मतलब डोनेट किया है, तो ये डोनेशन का पैसा होता है जो कभी वापस नहीं मिलता। मान लीजिए किसी, बिहार में अभी फ्लड आया था, ठीक है, तो बिहार की गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रिलीफ फंड देती है, डोनेट करती है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक ग्रांटिंग एड टू देम। एड मतलब मदद आप ग्रांट कर रहे हो, सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस आप दे रहे हो खाली। ठीक है, ये पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, आपने लोन नहीं दिया, आपने डोनेशन दिया, डोनेशन कभी वापस नहीं आता। ठीक है, दैट्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना गवर्नमेंट के, उनको चलाने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो भी एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो ना तो एसेट्स को बढ़ाता है, ना लाइबिलिटीज को कम करता है। राइट, ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंड। अगर कोई क्वेरी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सुनिए और समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो गवर्नमेंट का या तो एसेट इंक्रीज करेगा या लाइबिलिटीज को डिक्रीज करता है। एसेट या तो इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी या तो डिक्रीज होगी, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप एग्जांपल से वाकिफ होइए। सबसे पहला, परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स।
आपके देश में कोई भी इक्विपमेंट परचेज किया गया, ठीक है, ये है एक तरह से एसेट क्रिएशन। ये खर्चा हुआ है, लेकिन साथ में क्या बढ़ा है हमारा? एसेट क्रिएशन। अभी पीछे फाइटर प्लेन्स खरीदे गए थे, ठीक है, फाइटर प्लेन्स का पूरा पूरा लॉट परचेज किया गया है, उसमें से अभी 5 ही हमें मिले हैं, बाकी अभी मिलने बाकी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह से हम अपने डिफेंस सेक्शन को मजबूत कर रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरे पार्ट पे चलें, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। अगर हमारे देश की सरकार ने किसी को लोन दिया है, लोन दिया है, इसका मतलब क्या है कि आज हमारा पैसा खर्च हो रहा है, लोन दे रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन एसेट क्रिएट कर रहे हैं, कल को ये पैसा वापस आएगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ लोन है, अगर लोन रीपे कर रहे हैं, आप लोन को रीपे कर रहे हैं, तो रीपेमेंट से क्या होता है? आपकी सरदर्दी कम होती है, लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं यहाँ पर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आखिरी पार्ट पर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, हाईवे, डैम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये सारी चीजें हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, यकीनन हमारे देश में एसेट क्रिएशन दिखाई देता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवील करता है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने दो बातें नोट करी हैं, आइदर एसेट इंक्रीज होगा या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हमने पढ़ा आपका स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट विद एग्जांपल। आइए अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। बहुत बड़ा, क्योंकि इस पे अब जो क्वेश्चन है इतना बड़ा डिस्टिंक्शन नहीं आएगा, मैं जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये पार्ट आपको समझ लीजिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, भारत सरकार दो तरह के टैक्स हमसे चार्ज करती है, एक डायरेक्ट नेचर के होते हैं और एक इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। कोई भी टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, पता लगाने का रास्ता बता रहा हूं मैं आपको। दो चीजें चेक करना, लाइबिलिटी टू पे द टैक्स एंड बर्डन ऑफ द टैक्स। सुनिए, लाइबिलिटी टू पे, देना किसको था, और दूसरा बर्डन ऑफ द टैक्स। बर्डन ऑफ द टैक्स मतलब किसकी जेब पर उसका बर्डन दिखाई दिया, किसने वो टैक्स झेला है। अगर लाइबिलिटी और बर्डन एक ही इंसान के ऊपर है तो वो टैक्स डायरेक्ट है, यानी उसके बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। लाइबिलिटी और बर्डन अलग अलग इंसानों के ऊपर है, अलग अलग पर्सन के ऊपर दिखाई देता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बर्डन को आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। सो if liability to pay the tax and burden of the same tax falls on one person, or you can say same person, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। Liability to pay falls on one person, whereas its burden falls on some other person, this is called as indirect tax. डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब आपकी इनकम ज्यादा होती जाएगी, टैक्स भी बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम कम होगी, टैक्स भी कम लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं रिग्रेसिव नेचर के, आपकी इनकम कितनी भी है फर्क नहीं पड़ता, इतना टैक्स देना है, जीएसटी अगर इतना है तो इतना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव कैरेक्टर का नेचर बोला गया है। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल, यू कैन से आपका प्रोग्रेसिव, मेरी इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, टैक्स का बर्डन भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। मेरी इनकम कम हो रही है, मेरा टैक्स का बर्डन भी कम हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? प्रोग्रेसिव है, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जीएसटी क्या है? अगर 12% जीएसटी देना है तो 12% जीएसटी देना पड़ेगा, आपकी इनकम चाहे कम है या ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाई इसको हमने बोला है रिग्रेसिव, और डायरेक्ट टैक्स को हमने बोला है प्रोग्रेसिव, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस को कहां पर इंपोज किया जा सकता है? लोगों की इनकम पर, कंपनीज के प्रॉफिट पे, वेल्थ के ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस का इंपोजिशन होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, अलग अलग लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को यहां पर मैंने बताया शिफ्ट नहीं किया जा सकता, सो दीज आर कंपल्सरी इन नेचर एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप अगर डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को कहते हो जी मैं नहीं पे करूंगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो, मैं लीगली बात कर रहा हूँ, लीगल तरीके की बात कर रहा हूँ, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो और आप कहते हो जी मैं टैक्स नहीं दूंगा, यू कांट अवॉइड इट, इट्स कंपल्सरी इन नेचर। बट जैसे जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस,
इफ यू वांट टू अवॉइड जीएसटी, आप कहते हैं मैं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जीएसटी नहीं दूंगा, एग्जांपल है। अगर आप कहते हैं जी मैं सर्विस टैक्स नहीं दूंगा, मैं जीएसटी नहीं दूंगा, ठीक है, आप एक छोटा सा एग्जांपल है, यू कैन अवॉइड इट। आप घर में डिनर बना लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली आपको समझाने के लिए। आप घर में डिनर बना लीजिए, ठीक है, घर में बना के खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं जी मैं रेस्टोरेंट से ऑर्डर करूंगा, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगाऊंगा, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के टैक्स को कंपलसरी वो भी है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। डायरेक्ट टैक्सेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट के अलग अलग टाइप्स हैं। मेन जो क्राइटेरिया है, जो मेन टाइप है वो तीन है। एक है आपका सरप्लस बजट, एक है डेफिसिट बजट और एक है बैलेंस बजट। सुन लीजिए, सरप्लस बजट का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट की इनकम यानी रिसीट्स गवर्नमेंट के खर्चों से ज्यादा होती है, कि गवर्नमेंट ने हमसे कमाया ज्यादा है और रिसीव किया है कम, ठीक है, खर्च किया है कम, सॉरी, तो वो कहलाता है सरप्लस बजट। गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड जो रिसीट्स हैं वो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा हैं, सो दैट बजट विल बी सरप्लस बजट। दूसरा है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में हम कहते हैं, जो हमारे देश के लिए हर साल कॉमन ड्रामा है कि जी डेफिसिट बजट मिला है, ये एक कॉमन सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट से ज्यादा होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट बजट। डेफिसिट इज टर्म्ड एज शॉर्टेज, नॉट लॉस। डेफिसिट जो होता है वो शॉर्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ना कि लॉस को। और लास्ट बजट होता है जी हमारा बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब नाम से समझ जाइए कि जहां पर गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स और गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हैं, दैट इज बैलेंस्ड बजट। इट्स अ वेरी रेयरेस्ट सिचुएशन, जो मैं कह रहा हूं ये बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन है बैलेंस बजट मिल जाना। सरप्लस बजट मोस्टली ये डेवलप्ड नेशंस में मिलता है, बहुत, वो भी बहुत कम, लेकिन डेवलप्ड नेशंस में होता है। हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर हमें डेफिसिट बजट पे काम करना होता है, जहां पर टैक्स देने वाले लोग कम हैं और सब्सिडीज लेने वाले लोग पूरा देश है, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट को इतनी इनकम नहीं मिल पाती। सो यकीनन ऐसी कंट्री का जो बजट होगा वो डेफिसिट में ही शो होगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बैलेंस बजट है तो इज इट गुड फॉर एन इकोनॉमी? अगर बैलेंस बजट होता है तो क्या हमारे देश के लिए अच्छा होगा? ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस बजट इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, स्पेशली डेवलपिंग वन। हमारे देश के लिए बैलेंस बजट अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? बैलेंस बजट सेज कि भाई गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीट्स आर सेम, बराबर, ठीक है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। क्यों? बिकॉज अगर आपने जितना कमाया एग्जैक्टली उतना खर्च कर दिया, सो देयर विल बी नो सरप्लस, सेविंग्स नहीं बचेंगी। अगर सेविंग्स नहीं होंगी तो आप उसको मोबिलाइज नहीं कर पाओगे इन्वेस्टमेंट में, यानी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपके देश में इनकम पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर रिटार्ड होगी। तो ये हम कह रहे हैं कि बैलेंस बजट इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर अस। हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए ये एक सही ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज नो सेविंग्स, नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट सो नो इनकम, नो इनकम सो नो इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर अस। क्लियर? ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में सिखा रहा था आपको, जिसमें डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस बजट की कहानी है। हमारे लिए, हमारे देश के लिए डेफिसिट बजट एक कॉमन सिनेरियो है। अब आइए हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जिसमें हमें बजटरी डेफिसिट पढ़ना है। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बजटरी डेफिसिट एक सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स। It's a situation where government's total expenditure is far more than government's total receipt during an accounting year. एक साल के अंदर गवर्नमेंट को जो पैसा मिला और जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया, पता चला खर्चा ज्यादा किया है और मिला है कम, सो दैट इज कॉल्ड एज बजटरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं हम इसको? बजटरी डेफिसिट। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दीजिए।
टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को, फॉर्मूले को देख लीजिए एक बार, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, दैट्स योर बजटरी डेफिसिट। एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्या इंक्लूड करता है वो भी लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड टोटल रिसीट्स इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो इनको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज योर बजटरी डेफिसिट। कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या है तो प्लीज पूछिएगा जरूर। अब इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो बजटरी डेफिसिट के अपने अपने 3 क्लासिफिकेशन है, यानी बजटरी डेफिसिट के 3 टाइप्स हैं। यहाँ पर तीनों टाइप्स हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल मतलब टोटल डेफिसिट। और तीसरा है आपका यहाँ पर सबसे नीचे जो लिखा हुआ है वो है प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट, इन तीनों डेफिसिट को समझते हैं विद देयर फॉर्मूलाज। समझिए रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में क्या कहा गया है। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। बात समझिएगा, बात समझिएगा। डेफिसिट मतलब शॉर्टेज, रेवेन्यू 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 का मतलब, रेवेन्यू नेचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर जो ना तो एसेट्स को इंपैक्ट करता है ना लाइबिलिटीज को इफेक्ट करता है, ना एसेट ना लाइबिलिटीज पर इसका कोई असर होता है, ऐसा कैरेक्टर रेवेन्यू नेचर का होता है। और मैं कहता हूं रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब जो मेरा रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट जो है वो शॉर्टेज में है। बेटा बजट के 2 हिस्से होते हैं, बजट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका क्या एक्सपेंडिचर और एक आपका रिसीट। ठीक है, अब क्योंकि ये बजट रेवेन्यू नेचर का है तो एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और रिसीट्स कौन सी होगी, रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट है, दैट मींस कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, फालतू का खर्चा गवर्नमेंट ने ज्यादा किया है, रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की कम है, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट शॉर्टेज फेस कर रही है रेवेन्यू बजट के पार्ट पर। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग जो मैंने आपको बताया, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर there is an excess of revenue expenditure over revenue receipts during a fiscal year या during an accounting year। एक साल में गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है, दैट सिचुएशन इज रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? अब अगर ये समझ आता है और समझ रहे हैं आप लोग उस एंगल से, तो आइए अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूं कंटेंट को। फिस्कल डेफिसिट, वर्ड है फिस्कल। फिस्कल का मतलब जैसे कहते हैं फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर मतलब एक पूरा साल, एक गिवन टाइम पीरियड, दैट इज एन अकाउंटिंग ईयर। समझ, अकाउंटिंग ईयर यानी यूं कहें एक साल का टोटल बजट। फिस्कल बजट में बोलता हूं, गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो कहती है फिस्कल बजट आ रहा है। फिस्कल बजट का मतलब है टोटल बजट, एक पूरे साल का बजट। ठीक है, टोटल बजट को अगर हम देखें तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, सीधी बात है टोटल बजट में शॉर्टेज है, टोटल बजट में शॉर्टेज है। सुनिएगा ध्यान से, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से, लेकिन टोटल रिसीट्स में ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टोटल रिसीट्स में ना हमने बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज की इनकम को शामिल नहीं किया। ध्यान से सुन लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर इज फार मोर देन टोटल रिसीट्स, बट टोटल रिसीट्स जो है ना वो नेट ऑफ बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज है। नेट ऑफ बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है जिसमें उधार का पैसा नहीं है। अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए कमाए, एग्जांपल कहता हूं मैं एक साल में 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, और उसमें फिर मैंने 10 लाख का बैंक से लोन ले लिया, तो क्या मेरी टोटल इनकम 30 लाख हो गई? जी नहीं, मेरी इनकम 20 लाख है, ठीक है, 10 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया है, तो मेरी टोटल रिसीट्स 30 लाख हुई है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी टोटल रिसीट्स 30 लाख है, जिसमें से 20 लाख मैंने कमाया है और 10 लाख बैंक का है, जो मेरा कमाया हुआ नहीं है। सिमिलरली आइए फिर से बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, लेकिन टोटल रिसीट्स में से हम बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, गवर्नमेंट की वो इनकम जो उधार मांगकर हमने कलेक्ट करी है उसको माइनस कर दीजिए, बिकॉज वो हमारा एब्सोल्यूट इनकम नहीं है, वो हमारा कमाया हुआ पैसा नहीं है। ठीक है, अब जो रिजल्ट आता है दैट विल बी योर फिस्कल डेफिसिट। मैं फॉर्मूले से बात करना चाहूंगा, फॉर्मूला एक बार देखिए मेरे साथ। सबसे पहला यहां पर
एफडी, ये वाली चीज एफडी यानी फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स आगे क्या लिखा हुआ है, नेट ऑफ बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी। नेट ऑफ का मतलब है, नेट ऑफ मतलब माइनस कर दिया है हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है हमने, हटा दिया है उसमें से जो उधार का पैसा है। नेट ऑफ का मतलब ये होता है, ठीक है। आइए एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, जैसे इसी को इलेबोरेट कर रहा हूं फॉर द टोटल एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से माइनस कर दीजिए, आगे है कंटिन्यूएशन में है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो नीचे लिखा है मैंने, माइनस कर दीजिए रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। देखो ध्यान से देखो, टोटल रिसीट्स में से उधार का पैसा माइनस कर देना है, यही बात हो रही है ना। उधार का पैसा भाई किस में आता है, उधार का इनकम, उधार का जो पैसा होता है वो कैपिटल रिसीट्स में आता है। आपको यकीन नहीं होगा, देख लीजिए एक बार, मैं वापस लेके जाता हूँ उस पार्ट पर, स्लाइड पर। आप ये देख रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में कहीं उधार का पैसा नहीं है, पैसा आ गया टेंशन फ्री, चुपचाप जेब में रख लीजिए। जो उधार का पैसा है, जो लाइबिलिटीज की इनकम है ना, वो यहाँ पर है। ये देखो, ये पहला वाला पार्ट बोरिंग्स, उधार मांगा, पैसा तो आ गया लेकिन सरदर्दी यानी लाइबिलिटी बढ़ गई। दूसरा वाला ये लास्ट वाला देखो, स्मॉल सेविंग्स, मैंने एलआईसी करा दी है, आज मैंने पैसा दे दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है, लेकिन कल गवर्नमेंट को लौटाना पड़ेगा पैसा विद इंटरेस्ट, दैट इज लाइबिलिटी बढ़ रही है गवर्नमेंट की। तो ये बोरिंग्स तो आप समझ ही गए। ये जो स्मॉल सेविंग्स है ना बेटा, इसको हम कहते हैं अदर लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं, अदर लाइबिलिटीज, इनको अदर लाइबिलिटीज कहा गया है। तो देखो जरा, किस वाले रिसीट में है, कैपिटल रिसीट्स में है। ये जो बोरिंग्स का पैसा है, जो उधार की इनकम है ना, ये कैपिटल रिसीट्स में आती है। तो कैपिटल रिसीट में भाई टोटल है 4 कंपोनेंट्स, उसमें से 2 कंपोनेंट्स को आप निकाल दीजिए। कौन से 2 कंपोनेंट्स को निकाल रहे हैं, पहला वाला और आखिरी वाला, यानी बोरिंग्स को और स्मॉल सेविंग्स को आप माइनस कर दीजिए। तो जो अब कैपिटल रिसीट बचेगी वो कहलाती है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट मतलब जिसमें डेट नहीं है, जिसमें लाइबिलिटीज नहीं है, आपने उनको माइनस कर दिया। कैपिटल रिसीट में 4 कंपोनेंट्स मिलाकर कैपिटल रिसीट बन रही थी, आपने 2 कंपोनेंट्स को हटा दिया। आपने 2 कंपोनेंट्स वो हटा दिए जिसमें पैसा तो आ रहा था लेकिन लाइबिलिटीज को बढ़ा करके आपने उनको माइनस कर दिया। अब जो बचा, जो पार्ट बच गया, उसको आप कह रहे हैं ये कैपिटल रिसीट है जिसमें डेट नहीं है, तो इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, वापस जाता हूं फॉर्मूले पे, एक बार देखिए जरा ध्यान से। यहां पर रेवेन्यू रिसीट्स तो पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि इसमें लायबिलिटी की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन कैपिटल रिसीट में नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है। वापस जो बताया था अभी, नॉन डेट कैपिटल रिसीट मतलब जिसमें बोरिंग्स अदर लायबिलिटीज डिडक्टेड है। समझ गए, जो बचेगा दैट विल बी फिस्कल डेफिसिट। एक बार चेक करिए और मेरे को बताइए कोई क्वेरी है तो। तो हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक क्लास में टेस्ट हुआ था, उसमें क्वेश्चन था कि था व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट एंड व्हिच वन इज द बेस्ट। तो क्या फिस्कल सही है? डेफिसिट को क्योर करने के मेथड्स क्या हैं और कौन सा बेस्ट है। देखिए, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म के अंदर फिस्कल डेफिसिट को कवर अप करने का एक ही रास्ता है, दैट इज बोरिंग्स। उधार मांग लीजिए, ठीक है। जितनी शॉर्टेज है वो शॉर्टेज कवर अप करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये था जी, आप एसेट बेच दो, और दूसरा रास्ता ये होता है कि आप बोरो कर लो। तो वन ऑफ द बेस्ट जो लगता है वो है बोरो करना शॉर्ट टर्म के लिए। बट लॉन्ग टर्म के अंदर रेकरिंग बेसिस पर अगर आप बोरो करते जा रहे हो ना, तो वो गलत है। वो एक साइन है फिस्कल इनडिसिप्लिन का, कि आप अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो और हर साल आपके देश में शॉर्टेज आ रही है, जिसको मगअप करने के लिए आप हर साल उधार मांग रहे हो। पिछला वाला पे नहीं किया, नया लोन फिर मांग लेते हो। वेरी सून देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप, जो कि आपकी कंट्री के लिए एक खतरनाक सिचुएशन है। इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन समवेयर, जिससे बाहर निकलने के लिए आपकी कंट्री को आपके एसेट्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है ना।
तो ये है शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे, दोनों चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। इन द शॉर्ट रन हम बोरिंग्स को प्रेफर करेंगे, ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन हम बोरिंग्स को प्रेफर नहीं करेंगे, हम टैक्स रिसीट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप अगर हमने लगातार बोरिंग्स को यूज किया तो। दोनों चीजें इसमें डिस्कस करनी होती है। थैंक यू सर। ठीक है जी, चलिए। तो अब जो आखिरी वाला जो ग्रीन इंक से देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक करिए सभी बच्चे, एफडी इज इक्वल टू बोरिंग्स, डायरेक्टली लिखा हुआ है जी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स। सर इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों पढ़ा रहे थे जब आप ये फिस्कल डेफिसिट बोरिंग्स के बराबर होता है? अभी तो आप कह रहे थे कि बोरिंग्स को आप हटा दीजिए, बोरिंग्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सुनिए बात को पहले, ठीक है। बोरिंग्स को मैंने इनकम से डिडक्ट करवा दिया, मैंने कहा जी इनकम आपकी उधार मांगा हुआ पैसा, आपका कमाया हुआ पैसा नहीं है। ये बात तो समझते हैं आप, उधार मांगा हुआ पैसा आपका कमाया हुआ पैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये है, शॉर्टेज है अगर, फिस्कल डेफिसिट है अगर, तो भाई इसको कवर अप कैसे किया जाए, इसको पूरा कैसे किया जाए? ईयर के स्टार्टिंग में जब आप बजट बना रहे थे तो आपने देखा कि आपके टोटल खर्चे हैं 50,000 करोड़ के, और आपकी टोटल रिसीट्स है 45,000 करोड़ की, अपार्ट फ्रॉम बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, 45,000 करोड़ की। शॉर्टेज ऑफ 5,000 करोड़, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। शॉर्टेज कितने हैं? 5,000 करोड़ की शॉर्टेज है, ये आपकी फिस्कल डेफिसिट है। इसको कवर अप कैसे करेंगे? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो एसेट्स को बेच दो, पैसा आ जाएगा, एसेट गया पैसा आ गया, ठीक है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप उधार मांग लीजिए, अभी मैनेज कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे अच्छा कमा लें और ये उधार का पैसा नेक्स्ट ईयर हम रीपे कर दें। एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ हमने इस साल बोरो कर लिया। सर कितना बोरो किया? 5,000 करोड़ का बोरो किया। क्यों? क्योंकि उतनी शॉर्टेज थी हमारे, सिंपल एज दैट। तो फिस्कल डेफिसिट और बोरिंग्स दोनों 5,000 करोड़ है, तो हम कह सकते हैं ना यार, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स। समझ रहे हो? ये जो मैंने समझाया है, ये डेफिसिट टोटल डेफिसिट है, टोटल बजट का डेफिसिट है, जिसको आप फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फॉर्मूले आपको यकीनन परेशान करेंगे, फॉर्मूले आप प्रैक्टिस लिखकर करिएगा, तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। समझ गए? इसका एडवांसमेंट अगर मैं देखूं तो ये है इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि अगर हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसका क्या असर पड़ता है। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनका डिस्कशन करना है हमें। सबसे पहला देखिए डेट ट्रैप। डेट ट्रैप समझिएगा होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट, जिसको आप बोरिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि एफडी इज इक्वल टू बोरिंग्स। समझिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, एफडी इज इक्वल टू बोरिंग्स, तो वही हम फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरिंग्स, ठीक है। ये दो तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट along with the problem of repayment of the principal amount, ठीक है ना, कि फिस्कल डेफिसिट यानी बोरिंग्स will not only create the repayment of principal amount but also the interest payment, ये भी साथ में अटैच्ड होता है। अगर आप कॉन्सिक्वेंटली बोरो किए जा रहे हो, कॉन्सिक्यूटिवली आप हर साल बोरो किए जा रहे हो और पिछला वाला लोन रीपे नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा से लोन मांगा जा रहा है हर साल, सो वेरी सून देयर विल बी अ सिचुएशन जहां पर आपको इवन टू फाइनेंस योर इंटरेस्ट पेमेंट ना, आपको लोन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वो लोन के ऊपर लोन और उस इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंडेड इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है, वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि इन ऑर्डर टू फाइनेंस दैट ना, आपको लोन चाहिए होता है उसके लिए। एंड दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप। इसी को डेट ट्रैप बोलते हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही दरवाजा होता है, एसेट बेचो और चलो। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है कि अगर फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ेगा तो डेट ट्रैप की प्रॉब्लम आ सकती है, दैट विशियस सर्कल ऑफ डेट, जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। ठीक है, सेकंड जो प्रॉब्लम आएगी, इट रिटार्ड्स फ्यूचर ग्रोथ समवेयर। इस साल उधार मांगा है ये सोचकर कि यार अभी मैनेज कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे, कल हम रीपे कर देंगे, है ना, इसी सोच से तो आपने बोरो किया है ना। नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन में आपको बताता हूं, नेक्स्ट ईयर होता क्या है कि अगले साल की जो आपकी कमाई होती है उसमें से आधा तो चला जाता है पिछले साल का बोरिंग का इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, और आपकी कंट्री को बचता क्या है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट। नहीं समझे? जो अगले साल आपने कमाया उसमें से अच्छा खासा पोर्शन तो चला गया रीपेमेंट के नाम पर, बचा बहुत थोड़ा सा, रीपेमेंट के नाम पर गया
पूरा रीपेमेंट नहीं हुआ, थोड़ा सा रीपे कर दिया आपने ताकि अगला लोन मिल सके। यही तो होता है ना, किसी दोस्त से आपने उधार मांगा है और आप पिछला वाला ना दो और नया लोन मांगते जाओ, कब तक देगा वो आपको? सिमिलरली वो कहेगा ना भाई पहले कुछ तो लौटा, है ना? तो आप थोड़ा सा दे देते हो कि यार अभी इतना हो पाया है, चलो अभी थोड़े और पैसे की जरूरत है, दे दो, ठीक है। तो वही होता है कि हम रीपेमेंट करते हैं और थोड़ा सा रीपे कर दिया, सारा लोन का बर्डन नहीं चुकाया, रीपे कर दिया ताकि नया लोन मिल सके। करंट ईयर की जो कंजम्पशन है, हमने सोचा करंट ईयर की कंजम्पशन को हम फाइनेंस कर लेंगे, लेकिन वो अमाउंट हमेशा इनएडिक्वेट रह जाता है। क्यों? सोच के देखो ना, पैसा कमाया तो इतना तो नहीं कमा लिया ना कि लोन भी पे हो गया और करंट ईयर की कंजम्पशन भी आराम से चल रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहीं ना कहीं हम करंट ईयर की कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करके पिछले साल का लोन पे कर रहे हैं, बच गया थोड़ा सा अमाउंट विच इज नॉट सफिशिएंट फॉर करंट ईयर्स कंजम्पशन, तो क्या करते हैं, फिर से लोन लेते हैं। समवेयर इट रिटार्ड्स फ्यूचर ग्रोथ, कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसी में फंसे रह जाते हैं। ये आपकी दूसरी इंप्लीकेशन है, कॉन्सिक्वेंस है। तीसरी बात, आपके देश में इन्फ्लेशन की होती है, इसी का कॉन्सिक्वेंस इन्फ्लेशन भी है। कैसे? जब सरकार लोन मांगती है, बोरो करती है अगर, ठीक है, तो बोरो किया जाता है सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से। आरबीआई लोन का पैसा देती है सरकार को और सरकार ये पैसा इकोनॉमी में खर्च कर देती है। समझिए, लोन का पैसा मिला गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने लोन क्यों मांगा था जी? खर्चे नहीं हो पा रहे थे पूरे, इसलिए तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मनी डिमांड किया आरबीआई से लोन और वो पैसा इकोनॉमी में खर्च कर दिया। इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया तो इकोनॉमी की परचेजिंग पावर बढ़ती है सर। गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, क्या किया? ओल्ड एज पेंशन दिया, स्कॉलरशिप दिया, सब्सिडीज दिया, सैलरी दिया। क्या हुआ? परचेजिंग पावर बढ़ा ना देश का। जब परचेजिंग पावर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? डिमांड। और डिमांड बढ़ती है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? एक्सेस डिमांड की वजह से क्या क्रिएट होता है? इन्फ्लेशन। ये कॉन्सिक्वेंस है। आरबीआई ने गवर्नमेंट को लोन दिया, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च कर दिया, गवर्नमेंट के हाथों से पैसा पहुंच गया इकोनॉमी में, इकोनॉमी की परचेजिंग पावर बढ़ गई। बढ़ी हुई परचेजिंग पावर एक्सेस डिमांड को कॉज करती है और एक्सेस डिमांड की वजह से देश में इन्फ्लेशन होता है। ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। एंड दिस वन, इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। 5 साल से लगातार आरबीआई से लोन मांगते जा रहे हो। अब आरबीआई कहते हैं भाई हमारे पास नहीं है पैसा, ठीक है। आरबीआई कहती है जी अब हम कैपेबल नहीं है आपको लोन देने के लिए, हमारे पास खत्म हो गया पैसा। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर कहीं ना कहीं से अरेंज करो, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है? फिर दूसरी कंट्री से लोन मांगती है। समझ रहे हो? अपनी कंट्री को चलाने के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं हम। अपने देश को संभालने के लिए जो पैसा खत्म हो गया है, ये हम दूसरी कंट्री से लोन मांग रहे हैं जी, आप हमें लोन दे दो ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। दिस इज इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, जो अभी पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, ये है फिस्कल डेफिसिट के क्या एडवर्स इंपैक्ट्स, या इसको कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स, या यूं कहें कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इनमें से कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी, इनमें से कोई प्रॉब्लम? बेटा अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बजटरी डेफिसिट का लास्ट सेक्शन प्राइमरी डेफिसिट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये था ना, बजटरी डेफिसिट में 3 थे, पहला रेवेन्यू, दूसरा फिस्कल और तीसरा पढ़ेंगे हम प्राइमरी डेफिसिट। आइए, प्राइमरी डेफिसिट के लिए इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से समझना, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट, करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरिंग्स। सुनिएगा ध्यान से। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरिंग। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है उधार मांगा, बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स। उसमें से अगर आप लास्ट ईयर की बोरिंग्स का, बहुत ध्यान से सुनना, उसमें से अगर आप लास्ट ईयर की बोरिंग्स का इंटरेस्ट माइनस कर दें, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली करंट ईयर में कितनी शॉर्टेज है। ये बात आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। यहां देखिए, ये फॉर्मूला चेक करिए। टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों तरह के एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं।
रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, ठीक है। टोटल रिसीट्स में दोनों तरह की रिसीट्स आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स भी और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स भी, ठीक है। चलिए, यही होता है ना फिस्कल डेफिसिट। बेटा ध्यान से सुनना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं ना, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, फालतू का खर्चा होता है, ना तो एसेट बढ़ाता है ना लायबिलिटी कम करता है। इंटरेस्ट जो होता है लोन के ऊपर, ये एक फालतू का खर्चा है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट शामिल है, ठीक है, अगर मैं इस साल इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैंने लोन पिछले साल लिया होगा। अगर मैं इस साल लोन का इंटरेस्ट भर रहा हूं, दैट मीन्स लोन का इस्तेमाल मैंने पिछले साल किया होगा। यार पिछले साल जो मैंने लोन का इस्तेमाल किया, उसका खामियाजा, उर्दू का शब्द है, उसका खामियाजा मतलब उसका जो किसे कहते हैं फर्दर इम्पैक्ट है, मैं करंट ईयर में झेल रहा हूं। ऐसा समझ लीजिए मैंने 1,20,000 रुपए का आईफोन खरीदा था पिछले साल, अभी तक इंस्टॉलमेंट चल रही है। नहीं समझे? पिछले साल आईफोन खरीदा मैंने, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट सर अभी तक चल रही है, ठीक है। तो यही है कि जो अभी जो इंस्टॉलमेंट का जो बर्डन जा रहा है, वो मेरी करंट इनकम से जा रहा है, ठीक है। तो इस साल तो उसका कोई लेना देना है नहीं, मेरी बात समझना, इस साल तो उसका कोई लेना देना है नहीं। मैंने पिछले साल एक अपने बर्थडे पे एक बम्पर पार्टी थ्रू करी थी, पिछले साल बर्थडे पे मैंने एक बम्पर पार्टी थ्रू करी थी, ठीक है। सभी दोस्तों को बुलाया, एक तरह से मतलब कॉलेज का रियूनियन हो गया था हमारा। मेरी बर्थडे पार्टी भी थी और कॉलेज का सारा खर्चा मैंने झेला। मैंने लोन लिया था उसके लिए 5 लाख रुपए, मान लीजिए, एग्जाम्पल एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने लोन लिया था। सर बर्थडे बीत गया पिछले साल, ठीक है, पार्टी हो गई, ठीक, खर्चा हो गया 5 लाख का, लोन का जो इंस्टॉलमेंट है ना सर, अभी भी जा रहा है। क्या लोन की इंस्टॉलमेंट जो इस साल जा रही है, जो इस अभी भी मैं लोन का इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ जिसका, ठीक है, क्या करंट ईयर का कुछ लेना देना है उससे? नहीं ना, वो तो पिछले साल की बात थी। लेकिन जो सर पिछले साल मैंने गलती कर दी ना, उसका खामियाजा अभी तक भुगत रहा हूँ। बिल्कुल वही है, देश के साथ भी वही चल रहा है। पिछले साल लोन लिया था सर, उसका इंटरेस्ट मैंने इस साल दिया, तो उसका इंटरेस्ट जो दिया है आपने, वो कहाँ काउंट हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हुआ। सर अगर उसको हम निकाल दें, ध्यान से सुनना, अगर उस इंटरेस्ट को हम निकाल दें, उसको हटाकर देखें, तो पता चलेगा करंट ईयर में एक्चुअली कितनी शॉर्टेज है, और उसको आप कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इस साल, यहां पर आइए, इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट है 5,000 करोड़, 5,000 करोड़। उसमें से अगर लास्ट ईयर की बोरिंग्स का इंटरेस्ट माइनस करिए, कितना है जी? पता चला 3,000 करोड़। 5,000 करोड़ फिस्कल डेफिसिट था, और लास्ट ईयर की बोरिंग्स का जो इंटरेस्ट हमने दिया है इस साल, वो था 3,000 करोड़। तो बेटा एक्चुअल शॉर्टेज तो 2,000 करोड़ की है ना, समझो इस बात को, एक्चुअली शॉर्टेज तो 2,000 करोड़ की है ना। सर टोटल आपने 5,000 करोड़ उधार मांगा, शॉर्टेज आपने दिखाई 5,000 करोड़ की, उसमें से 3,000 करोड़, उसमें से 3,000 करोड़ तो लास्ट ईयर की बोरिंग्स का इंटरेस्ट है जो इस साल दे रहे हो। एक्चुअली करंट ईयर की शॉर्टेज सिर्फ 2,000 है, और उसी को आप प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन पूछी जाएगी और फॉर्मूला पूछा जाएगा, मतलब लॉजिक मैंने समझाने की कोशिश करी है। इस पे एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डज अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट? जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? इधर देख लीजिए, अगर फिस्कल डेफिसिट 5,000 करोड़ है और इंटरेस्ट पेमेंट भी 5,000 करोड़ है, तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा जीरो। इसका मतलब पता है क्या हुआ? पढ़ो एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो इस ईयर उधार मांगा है, जो करंट ईयर की जो बोरिंग्स है, वो पिछले साल के इंटरेस्ट को पे करने के लिए है, दैट्स इट। व्हाट डज अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ने जो उधार मांगा है, वो पिछले साल के लोन को, उसके इंटरेस्ट को पे आउट करने के लिए मांगा है। करंट ईयर में एक्चुअली कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर प्राइमरी डेफिसिट। यहां पर गवर्नमेंट बजट खत्म होता है। देयर इज अ क्वेश्चन, ये कैन देयर बी अ फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट? ये मैं होमवर्क देता हूं, ये मैंने इलेबोरेट किया थ्योरेटिकली, बट आप इसका न्यूमेरिकल वर्जन करके दिखाएंगे, इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करना है। कैन देयर बी अ फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट? इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करके दिखाना है आपने। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। So, हाँ जी बोलिए। why surplus budget is prepared at the time of inflation?
surplus budget is prepared at the time of inflation. समझिए, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी, जिसके लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे को श्रिंक करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। और अपने खर्चों को कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि गवर्नमेंट, देखो, एक तरफ तो टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ क्या होता है, अपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सब्सिडीज वगैरह, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, ताकि इकोनॉमी की परचेजिंग पावर कंट्रोल हो सके। बट दैट्स वेरी फॉर वेरी शॉर्ट रन पीरियड, हम उसे थ्रू आउट द ईयर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। वो जो सरप्लस बजट की जो स्ट्रैटेजी है, वो एक वेरी शॉर्ट रन पीरियड के अंदर अप्लाई हो पाती है, लाइक जैसे कहते हैं ना, 1 और 2 क्वार्टर मतलब ये मान के चलिए 4, 5, 6 महीने तक के लिए हम उसको यूज कर पाते हैं, उसके बाद हम उसको डिसमेंटल करके वापस नॉर्मल ट्रैक पे आते हैं, जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो, लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं हो सकता।